गुड मॉर्निंग। आज सक्सेस मिरर प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्र हमसे जुड़ रहे हैं। आज हम एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए, जिस पे प्रत्येक क्वेश्चंस और उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उस पर आपको विस्तार से हम बताएंगे। इसलिए मेरे साथ हमेशा सक्सेस मिरर प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल में 2023 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सदन है। चूँकि आपको मालूम होगा कि चार कुल अगर सदन पूछे जाए कि कुल हाउस हमारी विधायिका के अंतर्गत कितने हैं तो चार बोलेंगे। चूँकि केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। संसद के दो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में भी दो सदन, निम्न और उच्च सदन की व्यवस्था है हमारे देश के संविधान के द्वारा। तो इस प्रकार कुल चार सदन हैं जिनका नाम क्रमशः लोकसभा, राज्यसभा और राज्य में है तो विधानसभा और विधान परिषद दिया गया है। सवाल यही पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन लोकसभा। ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है ऐसा प्रावधान है, यानी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा को कार्यकाल पूर्व भी भंग कर सकते हैं, इसलिए लोकसभा उत्तर नहीं होगा। राज्यसभा हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है और ये एक अस्थायी सदन है। इसे किसी भी परिस्थिति में भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा है विधानसभा। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। राष्ट्रपति शासन लागू करना मतलब अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना। यदि राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया जाता है यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य के विधानसभा को या तो भंग किया जा सकता है या निलंबित रखा जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे सही उत्तर होगा राज्य के विधान परिषद। चूँकि विधान परिषद राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव के आधार पर भारत की संसद के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, या जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो इसी प्रक्रिया के द्वारा विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। तो बच्चों, आप सभी का सही जवाब होगा राज्य विधान परिषद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। हमारा दूसरा सवाल है आपके सामने, देखिए। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी अपने पद पर बने रहते, यानी कब तक बने रहते। ऑप्शन आपके सामने है प्रधानमंत्री की इच्छा पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, संसद की इच्छा पर, सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक शब्द यूज किया जाता है इंडियन पॉलिटी में और वो शब्द है प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर। चूँकि महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल तभी तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति चाहते हैं। व्यवहारिक में अगर हम कहें तो मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी महान्यायवादी को पद से हटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, यह भी एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सवाल आपके सामने देखिए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सदन है, फिर वही आ गया है, थोड़ी गलती से आ गया है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यह सवाल आपके पास है कि इनमें से कौन सा अधिकार
मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। कह रहा है कि कौन से इनमें से मौलिक अधिकार नहीं? बोलने की स्वतंत्रता। हम लोग सभी जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 एक नागरिकों को भाषण देने यानी विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इसका मतलब है कि बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी विषय पर अपना विचार प्रकट करने की आज़ादी हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। इसका मतलब है कि ए सही है यानी मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, इसका मतलब हुआ ए नहीं होगा। 2 कह रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चूंकि अनुच्छेद 19B के अंतर्गत भारत के नागरिकों को और अनुच्छेद 19C जिसमें संघ बनाने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, रैलियों, जुलूस, हड़तालों में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब ये हुआ कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। हम चौथा ऑप्शन ले रहे हैं, कह रहा है देश में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही, यानी अनुच्छेद आगे जब हम पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19D या 4 कहता है कि किसी भी नागरिक को देश भर में अस्थायी निवास करने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 19E यानी 5 कह रहा है कि कोई भी भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी क्षेत्र में निर्बाध आवागमन के लिए आ जा सकता है, यानी वो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, बी नंबर रैलियों, जुलूसों आदि में भाग लेने की स्वतंत्रता, 19C संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19D देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता, 19E निर्बाध रूप से आवागमन की स्वतंत्रता, और छठा है यानी 19F ये कहता है कि आजीविका के लिए किसी भी व्यापार या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। अर्थात क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा सी यानी ग, मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर यह एक राजनीतिक अधिकार के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब हम चलें अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए आपके पास सवाल है, इनमें से किनका वेतन इनकम टैक्स आयकर से मुक्त होता है। चूँकि जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी होते हैं उन्हें जो वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं तो उनके वेतन पर सरकार इनकम टैक्स लगाती है। लेकिन हमारे देश के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के होंगे इसका प्रावधान है, और अनुच्छेद 53 कहता है, यानी अनुच्छेद 52 ये घोषणा करता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति होंगे, यानी 53 राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान घोषित करता है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह भारत के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है, और वो रिटायर कर जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपया प्रति वर्ष पेंशन के रूप में प्राप्त होते हैं। इनका जो वेतन राष्ट्रपति को प्राप्त हो रहा है उस पर इनकम टैक्स की धारा 80C नहीं लगते, यानी ऑप्शन के अनुसार राष्ट्रपति का जो वेतन प्राप्त होता है वह इनकम टैक्स यानी आयकर से मुक्त होता है। बाकी सभी अधिकारियों के जो वेतन होते हैं वो आयकर की धारा 80C के अंतर्गत शामिल है, अर्थात उन्हें इनकम टैक्स देना होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है
प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? चूंकि लोकसभा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार का अर्थ है कि ऐसे अधिकार जो लोकसभा को तो प्राप्त है परंतु राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है। तो जिन विषयों पर राज्यसभा से अधिक शक्ति लोकसभा को दी गई है तो वह विषय लोकसभा के विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। इसी विशेषाधिकार के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव है, यानी प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रस्तुत किया जाता हो तो वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है, अर्थात न राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया जा सकता और न ही राज्यसभा के द्वारा इसे पारित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। अर्थात केवल प्रस्तुत नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और लोकसभा द्वारा ही पारित होगा। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव के अलावे विश्वास मत प्रस्ताव प्रधानमंत्री का भी लोकसभा का विशेषाधिकार के अंतर्गत आएंगे, अर्थात लोकसभा में ही पारित होंगे, लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे। इसके अतिरिक्त यदि केंद्र सरकार का बजट यानी किसी भी धन विधेयक पर लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है, अर्थात कोई भी धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और यदि लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेज देता है तो राज्यसभा को पास करना होता है धन विधेयक को, और यदि राज्यसभा उसको पास करना नहीं चाहता, उससे सहमत नहीं है, तो मैक्सिमम अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। यानी 14 दिनों की विलंब तो कर सकता है, इससे ज़्यादा राज्यसभा को मनी बिल पर यानी धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात 14 दिन के बाद अपने आप मान लिया जाता है कि इस धन विधेयक को राज्यसभा पास कर दिया और वह कानून का रूप ले लेता है। चूँकि धन विधेयक लोकसभा में आने से पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति ले ली जाती है। क्लियर है? अगर आपके पास अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप प्लेटफॉर्म जो सक्सेस मिरर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देखिएगा, नीचे में सक्सेस मिरर प्लेटफॉर्म के नीचे में आपका एक नंबर फ्लैश होते रहता है, उस नंबर पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको एट ए टाइम मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो संसद के सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन है जो उसका सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है। ऐसे हम लोग सामान्य तौर पे यही जानते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही सदन की कार्रवाई में भाग लेते हैं। लोकसभा के मेंबर लोकसभा में और राज्यसभा के मेंबर राज्यसभा में, और जब ज्वाइंट सेशन होती है तो दोनों एक साथ बैठते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे बिल्कुल अलग है कि ऐसे कौन है जो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं का सदस्य नहीं है, फिर भी लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। चूंकि क्या कह रहा है कि ना होते हुए भी उसके कार्रवाई में यानी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, यानी लोकसभा में भी उपस्थित हो सकता है या राज्यसभा में भी। इसका सबसे सही जवाब देखिए, पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। आपको मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जो देश के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में अर्थात सभापति के रूप में कार्य करते हैं। इस हैसियत से वो राज्यसभा का संचालन करते हैं और उसकी कार्रवाई में उपस्थित होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति। पहला जवाब क्या होगा कि उपराष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्रवाई में भाग लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं और विधि से संबंधित अगर कोई सदस्य
भारत सरकार से कोई प्रश्न पूछना चाहता हो या कोई कानूनी प्रक्रिया संबंधी सवाल हो, तो उसके जवाब देने के लिए वहाँ पे अटॉर्नी जनरल को उपस्थित होना होगा। यानी महान्यायवादी को भी यह छूट है कि वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तीसरा, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य। मान लीजिए कि कोई केंद्र में मंत्री है और वो लोकसभा का सदस्य, लेकिन उसके मंत्रालय से संबंधित सवाल यदि राज्यसभा में पूछा गया हो तो जवाब देने के लिए तो उसे उपस्थित होना होगा। अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, संसद के सदस्य हो या ना हो, उन्हें संसद की कार्यवाही में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन के आधार पे सब जो आपका सही उत्तर का चयन होगा वो होगा इनमें से सभी। अब अगले प्रश्न की ओर चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने के लिए कितने सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प प्रस्ताव पारित करना होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं, तब ये आंसर आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 राज्यसभा को ये अधिकार प्रदान करता है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है, नंबर 1। और यदि राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। ये अधिकार राज्यसभा को अनुच्छेद 249 दे रहा है, यानी ऐसा अनुच्छेद 249 में प्रावधान है। इसके अलावा आप लोग संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़े होंगे, तो 7वीं अनुसूची, चूँकि भारत में संघीय प्रणाली है, तो संघ और संघ में शामिल राज्यों के बीच में विवाद न हो, इसके लिए प्रशासन के विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया है, 3 सूची में बांट दिया गया है। पहले को हम लोग केंद्रीय सूची कहते हैं या इसे संघ सूची भी कहा जाता है। यानी प्रशासन के विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 लिस्ट बना दिए गए हैं। पहला केंद्रीय या संघ सूची, दूसरा राज्य या प्रांतीय सूची, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में जो भी विषय शामिल है उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। यानी केंद्रीय सूची में शामिल किसी भी विषय पर राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून नहीं बनाए जा सकते। इसी प्रकार यदि कोई विषय राज्य सूची में शामिल है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के पास है, अर्थात राज्य विधानमंडल ही इस विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची में अगर कोई विषय शामिल है तो समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र यानी संसद और राज्य यानी राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। लेकिन यदि समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून बनाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में केंद्र यानी संसद द्वारा पारित कानून ही मान्य होगा और देश में लागू होगा। लेकिन राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं है, यानी केंद्र को नहीं है। यहां सवाल पूछ रहा है कि राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने के लिए कितने सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पास करना होता है राज्यसभा के लिए। चूंकि राज्यसभा को अभी हम आपको क्लियर किए कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद को प्राप्त हो जाता है, राज्य विधानमंडल के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि राज्यसभा कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करे, तभी ये प्रस्ताव मान्य माना जाएगा, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत सही माने जाएंगे और ये प्रक्रिया पूरी होगी।
तो सही उत्तर होगा 2/3 सदस्यों की बहुमत से पारित या समर्पित संकल्प प्रस्ताव होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले उस लाइन को या उस वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए जो आपसे पूछा गया है, इससे जवाब देने में आसानी होती है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या किए, नहीं को अंडरलाइन कर दिए, क्योंकि पढ़ते तो हम लोग एग्जामिनेशन में देखिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है, पढ़ते तो है कि किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन दिमाग में नहीं शब्द छुप जाता है और बुलाई जाती है, ये सोच चलना शुरू हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में हम लोग हमेशा गलती करते हैं। उससे बचना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो मूल प्रश्न है, जो कह रहा है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। यहां कह रहा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती। अब ऑप्शन देखिए, पहला है लोकसभा के नए गठन के उपरांत प्रथम बैठक, नहीं बुलाई जा सकती, बुलाई जाती। यह नियम है कि जब भी नया लोकसभा गठित होगा और उसका पहला सेशन आरंभ होगा, तो पहले सेशन का पहला दिन हमेशा संयुक्त अधिवेशन के रूप में होता है, और संयुक्त अधिवेशन का प्रारंभ भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। कहता है कि वर्ष में संसद की पहली बैठक, यह भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वर्ष में जब भी संसद की पहली बैठक होगी तो उसका पहला दिन हमेशा संयुक्त अधिवेशन के रूप में, यानी ज्वाइंट सेशन के रूप में आयोजित होता है। तीसरा, साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर इसमें भी बैठक हो सकती है, क्योंकि यदि साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति चाहें तो संसद का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करा सकते हैं, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने की सलाह दे सकता है। चौथा ऑप्शन है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर। हमारा ऑप्शन के अनुसार सबसे सही उत्तर होगा डी नंबर, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया जाता हो तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाए। ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है, संसदीय मंत्रालय पे डिपेंड करता है कि वो संयुक्त बैठक आयोजित करने की सलाह राष्ट्रपति को या न दे, और सामान्यतः आज तक कभी भी इन परिस्थितियों पर स्पेशली संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की गई है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा आपका डी, क्योंकि तीनों परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन होना जरूरी होता है। अगले सवाल की आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं। इसका आसान सा जवाब है, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति भारत सरकार के विधि अधिकारी के रूप में होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्यों में राज्य सरकार के प्रधान विधि अधिकारी के रूप में राज्यपाल द्वारा जिन्हें नियुक्ति होती है उनको हम लोग एडवोकेट जनरल कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। यानी राज्य में राज्य सरकार के प्रमुख या प्रथम जो विधि अधिकारी होते हैं वो महाधिवक्ता कहलाते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य मंत्रिमंडल के सलाह पर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और महाधिवक्ता का कार्य ही है राज्य सरकार को विधि के प्रश्न पर सलाह देना, और यदि राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित हो या चल रहा हो तो राज्य सरकार की ओर से पैरवी करना, यानी उसके पक्ष को रखना, अर्थात मोटा मोटी भाषा में समझिए वकालत करना महाधिवक्ता का काम है। यानी एक प्रकार से ये राज्य सरकार के वकील होते हैं, विधि सलाहकार होते हैं। आज अब हम दोस्तों अंतिम पड़ाव पे हैं और अंतिम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। हमारा आज का अंतिम सवाल है, सदन के बैठकों के लिए ये खाली स्थान
यहीं पे आपको वो शब्द चुनना है जो इस क्वेश्चन को पूरा बनाएगा। सदस्यों की उपस्थिति हेतु क्या कह रहा है? हेतु कोरम या उपस्थिति कोरम हेतु आवश्यक। यानी क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि सदन की बैठक में कोरम कम से कम कितने सदस्यों से पूरी होती है। कोरम को हिंदी में हम लोग गण पूर्ति कहते हैं। यानी सदन की बैठक में एक निश्चित संख्या में सदस्य अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो सदन की बैठक विधिक नहीं मानी जाएगी, लीगल नहीं मानी जाएगी और उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय संविधान के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, संवैधानिक नहीं होगा। इसके लिए जरूरी होता है कोरम पूरा करने के लिए 1/10, यानी सदन में कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हों, तभी गण पूर्ति पूरी मानी जाएगी और इसी स्थिति में सदन द्वारा पारित प्रस्ताव संवैधानिक और विधिक माने जाएंगे। तो ये आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए थे। इंडियन पॉलिटी में एसएससी के अलग अलग एग्जामों में जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए, अगर इसी प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पे आपको डिस्कस करना है, क्वेश्चन ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमारा वीडियो देखते रहिए सक्सेस मिरर प्लेटफॉर्म पर। फिर नए वीडियो के साथ कल आएंगे।